बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना और यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज हम बीकॉम पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट के अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। परियोजना अभिज्ञान। पिछले अध्याय में या पिछले हमारे यूट्यूब चैनल में हमने इसके चरण के बारे में जानकारी ली थी। आगे के कुछ बिंदु जो हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला है मुख्यतः बिंदु पर्यावरण अनुश्रवण। एक संभावित व्यावसायिक विचार उद्यमी अथवा संस्था को समष्टिगत वातावरण में अवसरों का दोहन करने के योग्य बनाता है। इसलिए संस्था को वातावरण का योजनाबद्ध तरीके से अनुश्रवण एवं इसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता का निर्धारण करना चाहिए। वातावरण का अनुश्रवण करने के लिए व्यावसायिक वातावरण को हम कई भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। पहला हमारा बिंदु है वह आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की दशा कैसी है, आर्थिक विकास की दर कैसी है, संपूर्ण क्षेत्रीय विकास कैसा हो रहा है, क्षेत्रीय विकास की प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, क्षेत्रीय विकास का क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है या तृतीय क्षेत्र है, चक्रीय उच्चावचन की स्थिति कैसी है, मुद्रा की स्फीति दर कैसी है, विश्व अर्थव्यवस्था से हमारे देश की अर्थव्यवस्था का जुड़ाव कैसा है, व्यापार आधिक्य अथवा संतुलन है अथवा घाटे की स्थिति है या भुगतान संतुलन की स्थिति है, किस तरह की परिस्थितियां हैं आर्थिक क्षेत्र में, यह हमारे पर्यावरण अनुश्रवण के अंदर ध्यान में रखा जाता है। अगला है राजकीय क्षेत्र, यानी सरकार द्वारा किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, सरकार ने उस उद्योग विशेष के संदर्भ में कैसी औद्योगिक नीति बना रखी है, राजकीय कार्यक्रम एवं योजनाएं कैसे हैं, कर का ढांचा कैसा है, सहायताएं, प्रेरणाएं एवं छूट कैसी है, छूट स्थान संदर्भ में मिल रही है, बिजली की छूट मिल रही है या कर के संदर्भ में छूट मिल रही है या माल आयात के संदर्भ में छूट मिल रही है या निर्यात के संदर्भ में छूटें मिल रही हैं, आयात निर्यात संबंधी हमारी नीतियाँ कैसे कैसी हैं, वित्त पूर्ति के मापदंड कैसे हैं और वित्तीय संस्थानों तथा औद्योगिक बैंकों की ऋण की उधार संबंधी नीतियाँ क्या हैं। ये सब चीज़ें हमारे राजकीय क्षेत्र के अंदर शामिल होंगी। अगला है प्रौद्योगिकी क्षेत्र। जिस व्यवसायिक अवसर को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसके संदर्भ में वर्तमान और उभरती हुई नई प्रौद्योगिकी कैसी है, विदेशी तथा घरेलू तकनीकी ज्ञान और संभावित क्षेत्र कैसा है, किस तरह से हम उस तकनीक तक पहुंच सकते हैं, उद्योग स्तर पर किस तरह से हम उसे लागू कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी का हम कैसे हस्तांतरण कर सकते हैं या संभावित प्रौद्योगिकी को कैसे हम ला सकते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत ध्यान में रखना चाहिए। अगला बिंदु है हमारा सामाजिक और जनांकीय क्षेत्र, यानी कि हमारी जनसंख्या की प्रवृत्ति कैसी है, आय विवरण हमारा कैसा है, जनसंख्या का शैक्षणिक स्तर कैसा है, स्त्रियों के रोजगार की दशा कैसी है, उपभोग एवं विनियोग के प्रति हमारा कैसा दृष्टिकोण है। यानी जनसंख्या हमारा आधिक्य है, हमेशा हमारी आय जो है वो बढ़ने की स्थिति है, पढ़ी लिखी जनसंख्या है हमारे पास में, स्त्रियों का मनोबल उच्च है, उपभोग और विनियोग के प्रति हम आश्वस्त हैं, पाश्चात्य शैली है हमारी या आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण बहुत अधिक उपयुक्त है, लेकिन जब हम उद्योग के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें यहाँ हमारे उपभोग को भी बढ़ाना होता है और विनियोग के अवसरों को भी बढ़ाना होता है। ऐसे दशा में हमें देखना पड़ेगा कि उस संबंधित क्षेत्र का दृष्टिकोण कैसा है, भविष्य के प्रति वो कैसे आशान्वित हैं या खाओ पियो मौज उड़ाओ जैसी वाली स्थिति के लोग हैं। तो अगर ऐसे लोग हैं तो विकास के अवसर जो हैं उद्योगों के लिए अधिक से अधिक होते रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो सिर्फ उपभोग की होती है,
परंतु हमें यहाँ ध्यान देना है कि उपभोग के साथ साथ विनियोग के अवसर भी अगर उचित हैं तो संतुलित विकास जो है उद्योग का होता रहता है। समाज अगर शैक्षणिक है तो अच्छे काम कर के वर्कर मिलेंगे हमें, अच्छे कामगार मिलेंगे हमें। लेकिन यदि समाज पिछड़ा हुआ है तो वहाँ न तो हमें अधिक अच्छी तकनीकी का मिलेगी, न ही हमें विकास के अच्छे अवसर मिल पाएंगे। अगला बिंदु है प्रतिस्पर्धा क्षेत्र। उद्योग में फर्मों की संख्या और फर्म कैसी हैं, बाजार में हिस्सा कैसा है उसका, उत्पादों में एकरूपता है या भिन्नता है, प्रवेश प्रबंधन है यानी पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, लाइसेंस लेना अनिवार्य है किसी उद्योग के लिए, गुणवत्ता, मूल्य, कार्यात्मक निष्पादन के संदर्भ में हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ का वातावरण कैसा है, विपणन की नीतियाँ और व्यवहार कैसे हैं। प्रतिस्पर्धा, अगर हमारी गलाघाट प्रतिस्पर्धा है तो हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ विकास के अवसर हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम हमेशा नवीन नवाचार करने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। और यदि देखा जाए कि एकल व्यापारी हैं, कोई भी प्रतियोगी करने वाला नहीं है, तो जैसा चल रहा है वैसा ही हम चलाने का प्रयास करते हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं के उत्पादन करने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि एकाधिकारी की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जो माल बिक रहा है उसे बेचने की वह चेष्टा करता है, अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करता है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर हर व्यापारी ये चाहता है कि सामने वाली फर्म के संदर्भ में मेरा माल उच्च कोटि का हो, तो वह उसमें नवीन प्रयोग करके, तकनीकी में प्रयोग करके, उत्पाद में प्रयोग करके, उत्पाद में नवाचार ला करके उसको और अधिक अच्छा बनाने का प्रयास करता है। अगला है हमारा आपूर्तिकर्ता क्षेत्र, यानी कि जो हमें सप्लाई करेंगे, कच्ची सामग्री का सप्लाई करेंगे और निर्मित माल की जो हम आगे बेचेंगे उनकी निवेश लागतें कैसी होंगी, बिजली की लागत कैसी होंगी और वित्त की लागत कैसी होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारे उत्पाद की कीमत बढ़ाने में सहायक हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हमें इसका भी ध्यान में रखना होगा। अगला मुख्य बिंदु है हमारा निगमीय मूल्यांकन। पर्यावरणीय ताकतें व्यवसाय से अधिक जुड़ी होती हैं, इसलिए विनियोग का अवसर जिनका लाभ दोहन किया जाना आवश्यक है की पहचान के लिए शक्ति एवं कमजोरियों का वास्तविक मूल्यांकन आवश्यक होता है, कि हमारी क्या ताकतें हैं और हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं, इनका भी हमें वास्तविक मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में विस्तृत क्षेत्र तथा विचारणीय महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो इस तरह ध्यान में हमें रखने हैं। विपणन एवं वितरण क्षेत्र हमारा कैसा होगा, बाजार की धारणा कैसी होंगी, बाजार में हमारा हिस्सा कैसा होगा, ग्राहक के प्रति हमारी क्या निष्ठा है, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। संयंत्र एवं मशीनरी की क्षमता, उसकी स्थिति, कच्ची सामग्री, बिजली की आपूर्ति आदि, अब इन चीज़ों का हमें निगमीय मूल्यांकन करते समय ध्यान रखना होगा। शोध एवं विकास क्षेत्र का भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसा हमारा शोध विकास क्षेत्र है। और वित्त एवं लेखांकन के क्षेत्र में भी हमें पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा कि वित्तीय क्षेत्र में हम उधार लेने की हमारी क्षमता क्या है, पूंजी की लागत क्या है, अंशधारियों एवं लेनदारों से हमारे किस तरह के संबंध हैं, और लेखांकन की जो नियम हैं वो कैसे हैं, और लेखांकन के साथ साथ नियंत्रण की पद्धतियाँ, जिसे हम बजटरी नियंत्रण और रोकड़ प्रवाह और उससे तरलता से संबंधित बातों का हम इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है। अगला है प्रारंभिक समीक्षा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। हमें हमेशा अच्छे विचार लाभों के लिए ही ध्यान में रखना चाहिए। अलाभप्रद विचारों का त्याग करने के उपरांत सर्वोत्तम एवं संभावित विचार का चयन करने की दृष्टि से परियोजना विचार का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया प्रारंभिक समीक्षा कहलाती है। यानी ऊपर के जो चरण हम कर चुके हैं
उन चरणों को अब इम्प्लीमेंट करने की जो स्थिति है वह हमारी प्रारंभिक समीक्षा कहलाती है। चरण के अंदर हमने पढ़ा था विचारों का सृजन, स्वॉट विश्लेषण, पर्यावरणीय अनुश्रवण, प्रारंभिकी समीक्षा से पहले इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। प्रारंभिकी समीक्षा के अंदर हमें कई प्रकार के मापदंड अपनाने पड़ते हैं, जिसमें मुख्यतः हैं जो मापदंड हमारे ध्यान में रखने हैं वो हैं उद्यमिकी के साथ में संगतता कैसी है हमारी, परियोजना विचार, उद्यमी की रुचि, व्यक्तिगत तथा संसाधन जिसमें मानवीय और वित्तीय दोनों प्रकार के संसाधन शामिल हैं के अनुरूप होने चाहिए, क्योंकि यदि उसकी रुचि उस व्यवसाय को करने की है तभी वह अपना 100% उसमें दे पाएगा, और यदि इसके संदर्भ में उसकी रुचि ही नहीं है तो ऐसी दशा में उस परियोजना की सफलता संदिग्ध हो जाती है। राजकीय नियमों तथा प्राथमिकताओं के साथ संगतता, उद्यमी द्वारा अपनाई गई परियोजना राजकीय नियमों एवं प्राथमिकताओं के विपरीत नहीं होनी चाहिए। उसमें विनियोग तथा कुछ श्रेणी की मदों का लघु पैमाने के उद्योगों के लिए आरक्षण को भी ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय हितों की भी उसे उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन्हीं सभी के साथ साथ परियोजना के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के संदर्भ में सभी विधियों का उसे पालन करना चाहिए, यानी राजकीय नियमों का उसे पालन करना चाहिए। अगला है निवेशों की उपलब्धता। एक परियोजना का चयन करते समय कच्ची सामग्री की उपलब्धता तथा उसे प्राप्त करने के लिए लागत महत्वपूर्ण विचारणीय घटक होता है। कच्चे माल की सीमितता निर्माणी प्रक्रिया को बाधित कर सकती है, अतः हमें इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कच्चे माल की उपलब्धता कैसी है। मुद्रा की विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण कच्चे माल की आयात लागत अधिक हो सकती है। अन्य निवेश यथा पूंजी आवश्यकताएं, तकनीकी ज्ञान एवं अन्य आपूर्तियां आदि को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। निवेश के संदर्भ में हमें सभी तथ्यों को विस्तार से अध्ययन कर लेना आवश्यक होता है। अगला है बाजार की पर्याप्तता, यानी जिस बाजार में हम काम करने चाह रहे हैं, जिस बाजार के लिए हम उत्पाद निर्मित करने चाह रहे हैं, उस बाजार का आकार कैसा है, यानी बाजार का आकार पर्याप्त वित्तीय मात्रा, संभाव्य वृद्धि तथा विनियोग पर उचित प्रत्याय की संभावना प्रस्तुत करता है। इसलिए बाजार का आकार तथा उसकी उपयुक्तता को मापने के लिए कई कारकों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे घरेलू एवं विदेशी बाजारों में विद्यमान अथवा संभावित मांग, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति तथा प्रतिस्पर्धा हेतु बाजार में हिस्सा, प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों का गुण, किस्म अथवा मूल्य, विक्रय एवं वितरण की पद्धतियाँ, उपभोग की प्रवृत्तियाँ, नवीन इकाइयों के प्रवेश हेतु बंधन या लाइसेंस प्रणाली, बढ़े हुए उपभोग हेतु अनुकूल आर्थिक, सामाजिक अथवा जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ, पेटेंट, राजस्व, प्रौद्योगिकी विकास, यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाजार की पर्याप्तता को हमें ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। परियोजना लागत का औचित्य, परियोजना की लागत उचित होनी चाहिए ताकि उद्यमी उसमें प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों को बनाए रखते हुए लाभ कमा सके, क्योंकि जब उसे लाभ होगा तभी वह व्यवसाय में बना रहता है। हाँ, एक समय के लिए ये संभव है कि वह हानि में भी व्यवसाय करे, लेकिन लगातार अगर हानि होती रहे, दीर्घकाल तक उसे अगर हानि होती रहे, तो ऐसे में उसका अस्तित्व बना रहना संभव नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यवसायी, प्रत्येक साहसी लाभ के लिए ही काम करना चाहता है। इस संदर्भ में उसे कच्चा माल अथवा श्रम की लागतें, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारखाने व्यय, प्रशासनिक व्यय, वितरण एवं विक्रय व्यय, विक्रय उपरांत लागतें, बड़े पैमाने की बचतें, इन सब चीज़ों का
परियोजना लागत से औचित्य ज्ञात करना चाहिए या जांच लेना चाहिए। परियोजना में सन्निहित जोखिम। परियोजना की वांछनीयता सुनिश्चित करने में उससे जुड़ा जोखिम भी महत्वपूर्ण घटक है। हम जानते हैं साहसी जोखिम के लिए कार्य करता है और जोखिम का परिणाम जो है वो लाभ के रूप में उसे प्राप्त होता है। लेकिन व्यापार चक्रों के प्रति संवेदनशीलता, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, स्थानापन्न उत्पादों तथा आयातों से प्रतिस्पर्धा, मूल्य एवं वितरण हेतु राजकीय नीतियाँ या नियंत्रण, इन सब चीज़ों का उसे ध्यान में रखना होगा। व्यापार में कभी ऐसा ना हो कि हड़ताल, तालाबंदी की परिस्थिति आ जाए। राजनीतिक अस्थिरता में उसे कैसे अपने व्यवसाय को बनाए रखना है, इन सब चीज़ों का उसे ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इतना सब होने के बाद में अब व्यापारी या साहसी सर्वोत्तम परियोजना विचार का चयन कर लेता है। परियोजना चयन वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ परियोजना अभिज्ञान समाप्त हो जाता है, यानी हमारी परियोजना की पहचान जहाँ समाप्त होती है वहीं से परियोजना चयन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात प्रारंभिक समीक्षा के पश्चात सर्वाधिक उपयुक्त विचार का अंतिम रूप से चयन करके एक संस्था के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित प्रमापों से तुलना करके तथा यह जानने के लिए परियोजना लाभकारी है अथवा नहीं, परियोजना प्रारंभिक मूल्यांकन को परियोजना श्रेणी सूचकांक में बदल दिया जाता है और यह परियोजना श्रेणी के लिए संबंधित कारकों की पहचान, कारकों का भार और भार का तुलनात्मक महत्व आदि सब तथ्यों को हम ज्ञात करते हैं और इन सब चीज़ों के माध्यम से सर्वोत्तम परियोजना विचार का हम चयन कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे परियोजना अभिज्ञान के चरण पूरे होते हैं। परियोजना अभिज्ञान की तकनीकें कौन कौन सी हैं? सामान्यतः इस पे प्रश्न भी पूछा जाता है। परियोजना अभिज्ञान की दो तकनीकें हम काम में लेते हैं, डेस्क शोध और तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण। डेस्क शोध जैसा हम जानते हैं टेबल पे बैठ के काम करना, यानी दूसरे के द्वारा आंकड़े उपलब्ध किए जाते हैं, दूसरों के आंकड़ों का हम उपयोग करते हैं, तो वह हमारी विधि जो है द्वितीयक अथवा ग्रंथ विज्ञानीय विधि या डेस्क शोध के नाम से जानी जाती है। इसमें परियोजना विचार के लिए विभिन्न प्रकार की जर्नल्स, पत्रिकाएं, प्रतिवेदन, संबंधित कंपनियों के रिपोर्ट्स आदि जो प्रकाशित होती रहती हैं, उनके द्वारा दी गई सूचनाएं हम अपने शोध के लिए काम में लेते हैं। उनके द्वारा उपलब्ध सूचनाओं का हम संग्रहण करते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करते हैं। दूसरी विधि है तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण। यहाँ हम विशेषज्ञों की टीम द्वारा किसी एक क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु संभाव्यताओं की पहचान करते हैं। ऐसे अध्ययन सामान्य रूप से केंद्रीय अथवा राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। परियोजना पहचान हेतु कई तरह से समंक हम प्राप्त कर सकते हैं। आयात निर्यात सांख्यिकी, चयनित उद्योगों के लाभप्रद अध्ययन, औद्योगिक संभाव्यता अध्ययन, बैंकों के सर्वेक्षण प्रतिवेदन, शोध संस्थाओं की नवीन प्रक्रिया, नवीन उत्पाद विकास के अध्ययन, देश अथवा बाहरी उद्योग के संबंध में उपलब्ध साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, ग्राहकों आदि से सूचनाएं एकत्रित करके स्टाफ, परियोजना सलाहकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं, सेवा कंपनियां, बाहरी एजेंसियों के सुझाव आमंत्रित करके व्यापार एवं मेले एवं प्रदर्शनियां के संदर्भ में संगोष्ठियां आदि जो हम करते हैं,
व्यापारिक संगोष्ठियाँ हो गई, मेले हो गए, प्रदर्शनियाँ हो गई, इनके माध्यम से भी हम उपभोक्ताओं के संदर्भ में सूचनाएं आमंत्रित कर सकते हैं। हमारे उत्पाद के संदर्भ में हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन जो दिए जाते हैं उनसे हम आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं। और बैंकिंग कंपनियां, निजी कंपनियों की जो सर्वेक्षण हैं, सरकार के जो सर्वेक्षण हैं, सामयिक जो प्रकाशन है उनका, उनसे भी हम अनेक प्रकार की सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ हमें विभिन्न प्रकार के जो समंक जो हम स्वयं एकत्रित करते हैं, यह जो स्वयं हम आंकड़े एकत्रित करके और फिर हम आगे काम करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, वह तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन यदि दूसरे द्वारा जारी किए गए आंकड़ों का हम उपयोग करते हैं तो वह डेस्क शोध विधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार आपको यह अध्याय संपूर्ण वीडियो के माध्यम से दिया गया है, आपको समझ में आया होगा। और व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं तो आप अपनी समस्याएं पूछ सकते हैं उसमें। मिलते हैं अगली वीडियो।